हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको यूनिट वाइज सिलेबस करवाऊंगी। तो सबसे पहले आज हम पहली यूनिट करेंगे जिसमें आपकी डेफिनेशंस हैं। और यूनिट वाइज करने का आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप आराम से पेपर की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको ये भी पता लगेगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन किस यूनिट में से आने हैं। तो ये जो पहली यूनिट है आपकी, इसमें आपकी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, जिसमें से आपका 6 नंबर का पेपर आएगा। तो कौन कौन सी डेफिनेशन है? अलंकार, कर्ण, मीण, खटका, मुर्की, गमक, मूर्छना, आलाप और तान। तो इनके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले है अलंकार। साधारण भाषा में अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना, यानी जो ज्वेलरी हम पहनते हैं वो उससे हम सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार से अलंकार गायन वादन को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आपको क्या लिखना है? स्वरों की नियमबद्ध रचना अलंकार कहते हैं, क्योंकि आपका शास्त्रीय संगीत है और वो नियमों में बंधा हुआ है। तो स्वरों की नियमबद्ध रचना को हम अलंकार कहते हैं। संगीत में स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को भी हम अलंकार कहते हैं। आप कोई भी डेफिनेशन दोनों में से लिख सकते हैं। गायन वादन की क्रिया में अलंकारों का प्रयोग अपने गायन वादन को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है ना, क्योंकि गायन वादन तभी सुंदर होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे अलंकार की। अलंकार में आरोह अवरोह होते हैं। अलंकार को पलटा भी कहते हैं। अलंकार में 12 स्वरों में से कोमल विकृत स्वर जो हैं, आप कोई भी इसमें से लगा सकते हैं। 12 स्वर कौन कौन से होते हैं ये मैंने स्वर वाले चैप्टर में डाला हुआ है, आप उसमें से जाकर वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तो अलंकार मध्य सा से तार सा तक जाता है, यानी कि इस तरह से जाता है: सा रे ग म प ध नी और सा। तो ये मध्य सा से लेके और तार सा जहाँ बिंदी लगी होती है उस तक जाता है। अब हम बात करेंगे अलंकार के 4 प्रकारों की। तो सरल अलंकार होते हैं, अर्ध अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार होते हैं, जटिल अलंकार होते हैं, मेरुखंड अलंकार अलंकार होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। और अलंकारों का क्या महत्व है? हमारे अलंकार का बहुत ज़्यादा महत्व है। राग के विस्तार में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलंकारों के अभ्यास से क्या होता है? हमें स्वर का ज्ञान होता है, लय की जानकारी मिलती है। और इसके अभ्यास से हमारा कंठ क्या है? अच्छा हो जाता है, हमारा गला अच्छा हो जाता है। और वादन की उंगलियां अपने आप साज के लिए चलने लगती हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि कितने सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं, वो बिना देखे ही बजाने लग जाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है। आलाप और तानों की तैयारी में सहायता मिलती है। राग के बाद आलाप और तान भी गाए जाते हैं। अगर हमारे अलंकार अच्छे होंगे तो हमारे आलाप तान जल्दी होंगे। अलंकारों के अभ्यास से स्वर का ज्ञान बढ़ता है, हमें नॉलेज हो जाती है। मान लो कोई स्वर बज जाए तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा स्वर है। इसके अलावा भरत मुनि ने 33 जो है अलंकार बताए हैं, मतंग मुनि ने 33, अव्बल ने 69 बताए हैं और शारंग देव जी ने 63 यानी 63 बताए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे अलंकार के 4 प्रकार जो मैंने आपको बताए। इसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन ग्राम की। ग्राम 7 स्वरों के समूह को हम ग्राम कहते हैं। और ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छना का आश्रय हो। यानी कि मूर्छना क्या होता है? आरोह अवरोह करना। किसी भी राग में जो आरोह अवरोह होते हैं उनको करना, कि कौन कौन से स्वर लगे हुए हैं, उसी को ही हम मूर्छना बोलेंगे। तो ग्राम क्या है? स्वरों का समूह है। तो मूर्छना का आश्रय होता है ये। और जिसके आधार पर मूर्छनाओं की क्या होती है? रचना होती है, क्योंकि स्वरों का समूह होगा तभी तो हमारा मूर्छना बनेगी। तो स्वरों के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। श्रुति और स्वरों के समूह से ग्राम की स्थापना होती है, क्योंकि हम जो आवाज़ सुन रहे हैं और जो हमारे स्वर हैं उसी का ही एक ग्रुप बनाया जाता है, जिससे हमारा क्या बनता है? ग्राम बनता है। ग्राम के 3 प्रकार होते हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम क्या है? यह ग्राम सा सा से उत्पन्न होता है और इसमें स म प में 4 4 श्रुतियाँ होती हैं, रेधा में 3 3 होती हैं, गा नी में 2 2 होती हैं। ये आपको जानना है। षडज ग्राम में 7 स्वर होते हैं, 4 3 2 4 3 2, इस तरह से इसका स्वर श्रुतियों को बांटा जाता है। षडज ग्राम में सापा और रेधा और गनी और सापा, इन सबको हम एक तरह से मिलाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि जो षडज ग्राम है उसमें क्या होता है? 4 3 2 4 4 3 2, इस तरह से इनकी श्रुतियों को बांटा जाता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बांटा जाता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए,
ये आपका षडज ग्राम है। पहले हम पूरा 22 श्रुतियाँ इसको लिख देंगे इस तरह से, और इनको हम बांट देंगे। देखिए 4, फिर 3, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, यानी कि पहले 4 पर सा आएगा, फिर 3 छोड़ देंगे इसको, तीसरे पे रे आएगा, ग क्या आएगा 2 छोड़ने के बाद आएगा, 4 छोड़ने के बाद माँ आएगा, फिर 4 छोड़ देंगे, फिर पा आ जाएगा, फिर धा आ जाएगा और फिर नी आ जाएगा। तो हमारी क्या श्रुति बनी? 4 3 2 4 4 3 2। ये आप देख सकते हैं। ये हमने इसको पूरा इस तरह से लिखना है अगर आपके पेपर में आता है तो। नहीं तो आप इसको सिर्फ इतना से भी लिख सकते हो 4 3 2 4 4 3 2। इसके बाद आता है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में क्या करना है आपको? मध्यम ग्राम म से स्टार्ट होता है। इसका मुख्य स्वर जो है ना म होता है, म से आरंभ होता है। ये 7 स्वरों को इस तरह से हम लिख सकते हैं जैसे म प ध नि सा रे गा। अगर मान लो म से स्टार्ट है तो सारे गा मा होता है ना, तो सा रे गा को छोड़ देंगे, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो म से स्टार्ट है तो म प ध नि सा, फिर आगे रे गा लगा देंगे इसको। फिर मध्यम ग्राम में पंचम एक श्रुति कम हो जाता है, यानी कि पहले से ही इसको कम कर दिया जाता है। धैवत तक श्रुति जो है ना बढ़ जाती है। अब आपको अगर मान लो पंचम और धैवत नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पंचम प स्वर होता है, धैवत ध होता है। अगर आपको स्वरों के बारे में नाम जानने हैं तो वो आप मेरे स्वर वाले लेक्चर में देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है स्वर वाला चैप्टर, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से स्वर को क्या बोलते हैं। तो पंचम स्वर है प और धैवत है ध। इनमें जो स्वर की हमने बांटा हुआ है वो है 4 7 9 13 16 20 22। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। देखिए इसको हमने फिर से 22 श्रुतियाँ लिखनी है और इनको हमने क्या करना है, 4 है ना, 7 9 13, फिर 16 पे और फिर 20 पे और फिर 22 पे। ये जो है इसका प्रकरण किया गया, इसको बांटा गया है। सा रे ग म प ध नि सा। तो पहले 4, फिर ये देखिए 4 7 9 13 16 20 22, इसके ऊपर हमने सारेगामा लिखना है। इसके बाद आता है आपका गंधार ग्राम। गंधार ग्राम एक ऐसा ग्राम है जो अब बिल्कुल भी नहीं चलता है, विलुप्त हो गया है। तो आपके पेपर में एमसीक्यूज में आता है कि ऐसा कौन सा ग्राम है जो अब विलुप्त हो गया, तो आप क्या नाम देंगे? गंधार ग्राम। बहुत कम जानकारी मिलती है इसके बारे में। गंधार ग्राम प्रत्येक भूलोक से उठकर स्वरलोक में स्थित हो गया, यानी कि खत्म हो गया। इसको गंधर्व लोग ही प्रयोग में लाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन गंधर्व लोग इसको प्रयोग में लाते थे, गंधार ग्राम को। और यह ग्राम धीरे धीरे विलुप्त हो गया। गंधार का दूसरा नाम क्या है? निषाद ग्राम। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ये है आपकी मूर्छना। और मूर्छना किसको कहते हैं? मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है और जिसका अर्थ है चमकना या उभरना, इसको हम मूर्छना बोलते हैं। ये ग्राम के 7 स्वरों को आरोह अवरोह करना ही कहलाता है। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं क्योंकि 7 स्वर होते हैं। भरत मुनि ने क्या कहा है कि क्रमयुक्त 7 स्वरों को उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। देखिए सा रे ग म प ध नि, ये जो है ना इसका आरोह हो गया। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सा नी ध प म ग रे सा। अब इसका आरोह अवरोह करना, आरोह होता है असेंडिंग, अवरोह होता है डिसेंडिंग। तो इसका आरोह अवरोह करना क्या कहलाता है? वो मूर्छना कहलाता है। ठीक है। और फिर पंडित शारंग जी के अनुसार जिसमें राग चमकते हैं, उभरते हैं या फिर उत्पन्न होते हैं उनको मूर्छना कहते हैं। मूर्छना राग की उत्पत्ति है, यह जन्मभूमि है। षडज और मध्यम ग्राम के अनुसार 14 मूर्छनाएं कितनी होती हैं? 14, क्योंकि गंधार ग्राम क्या है? वो विलुप्त हो गया। ये आपने ध्यान रखना है, इसकी 14 मूर्छनाएं हैं। इसके बाद हम करेंगे मूर्छना। जो आपने मूर्छना का जो डेफिनेशन लर्न की है ये ज़रूर आएगी पेपर में। मूर्छना के प्रकार मैं आपको बताती हूँ। मूर्छना के प्रकार देखिए, पहला क्या है? शुद्धा, फिर अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। ये 4 तरह की होती हैं। बस आपने इनके नाम याद करने हैं, शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। और मूर्छना के लक्षण क्या है? मूर्छना के स्वर जो है ना क्रमानुसार होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए।
मूषणा ग्राम पर आधारित होती है। मूषणा का संपूर्ण मतलब पूरा उसको बोलना चाहिए हमें। मूषणा ग्राम के विशेष स्वर से शुरू होकर वहाँ तक अंत तक जाती है। जैसे मान लो म से स्टार्ट है तो फिर म प ध नि सा सा रे गा हम इस तरह से लिखेंगे। और आधुनिक काल में मूषणा का महत्व नहीं है, क्योंकि षडज स को ही स्वर को सबसे प्रमुख माना गया है। आपको बस इतना ही लर्न करना है। इसके बाद हम आते हैं गमक पर। गमक गमक स्वरों का ऐसा समूह कंपन होता है जिसमें जो हमारे चित्त को आनंदित करता है। देखिए कोई भी सिंगर है वो अपने गाने में वैरायटी लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत अपने गले में अपने म्यूजिक में करता देता है ताकि सामने वाले को पसंद आए। तो फिर गमक जो है ना एक कंपन देते हैं वो स्वर में। सिंगर क्या करते हैं एक तरह का कंपन देता है तो वो गमक होगा। आपको ध्यान रखना है जहाँ कंपन की बात आएगी वो गमक होगा। गमक ऐसे स्वर कंपन को कहते हैं जो श्रोता के चित्त को क्या करता है सुख प्रदान करता है। गमक में स्वर को विशेष प्रकार से एक हिलाया जाता है, उसमें कंपन दिया जाता है। जब हृदय से जोर लगाकर गंभीरता पूर्वक कुछ कंपन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम गमक कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई हम गमक की कोई वैरायटी दे रहे हैं तो उसमें कोई वर्जित स्वर ना लगे, उसको बड़े ध्यान से हमें करना पड़ता है ताकि हमारी आवाज़ जो है ना बेसुरी ना हो। गमक का प्रयोग ध्रुपद गायन में होता है और इसमें हमें वर्जित स्वर जो है ना नहीं लेने होते हैं। और ये 15 होते हैं, है ना। 15 प्रकार होते हैं इसकी गमक के। देखिए गमक के 15 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तिरप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरूला, आहत, उल्लासित, स्फुफित, मुद्रित, नामित और मिश्रित और प्लावित। ये इनके नाम हैं। सब 15 तरह के होते हैं। आप इनको एक बार नज़र ज़रूर दौड़ा लें क्योंकि ये पेपर में कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। इसके बाद हम करेंगे खटका। खटका क्या है? किसी एक स्वर को उसके आगे या पीछे के स्वरों को शीघ्रता पूर्वक, यानी कि मान लो एक स्वर है, मान लो सा है और रे है और ग है ना। अब इसमें से हमने मान लो पूरी हमने लिख दिया और हमने प पे हमने खटका देना है तो प से पहले क्या आता है? म और बाद में आता है ध। तो हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं मेन स्वर को। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल प म ध प, क्योंकि प जो है ना वो मेन है। अगर मान लो हमें म पे देना है तो म प ग म आ जाएगा। अगर हमें ध पे देना है तो ध नि ध प आ जाएगा। और इसका ये साइन होता है, ये पेपर में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो खटका देखेंगे, किसी एक स्वर को उसके आगे या पीछे के स्वर को शीघ्रता से बोलने को हम क्या कहते हैं? खटका कहते हैं। यह क्रिया गायन को क्या बनाती है? सुंदर बनाती है। जब 4 या 4 से अधिक स्वरों की गोलाई बताकर द्रुत गति से इसको बोला जाता है तो वो खटका कहते हैं हम इसको। माना कि हमें पंचम पर प लगाना है, मान लो हमें, तो हम पहले वाले म और प को हम शीघ्रता पूर्वक बोल देंगे। गमक एक प्रकार से क्या है? एक ऐसा स्टाइल है जिससे हम अपनी गायन को सुंदर बना रहे हैं। इसके प्रयोग से किसी भी रचना की वृद्धि होती है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे ब्रैकेट में लिखा है प का अगर हमें खटका लगाना है तो प म ध प, मान लो म का लगाना है तो म प ग म। देखिए म से पहले क्या आता है? ग और बाद में प आता है। तो इस तरह से ध से पहले क्या आता है? प और उसके बाद नी आता है। तो इनको हम पूरा इसे शीघ्रता पूर्वक बोलेंगे। किसका प्रयोग कहाँ होता है? ठुमरी और दादरा और टप्पा में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है मूर्खी। मूर्खी शब्द संस्कृत भाषा की गम धातु से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है चमकना। इसका साधारण अर्थ होता है कि इसके कानों में डाली जाने वाली जो द्रुत गति से आवाज़ होती है वो हमारे कानों में डलती है, वो होती है मुर्गी। यह स्फुरित गमक के अंतर्गत आती है। ये गमक का एक प्रकार है। मैंने आपको जो 15 प्रकार बताए हैं गमक के उसी में से लिया गया है। द्रुत गति से 3 स्वरों को एक अर्ध गोलाई बनाने को हम मुर्गी कराते हैं, उसको अर्ध गोलाई के रूप में बोला जाता है। देखिए खटका जो है ना द्रुत गति से आगे पीछे के स्वर को शीघ्रतापूर्वक बोलना था, जबकि मुर्गी क्या है? द्रुत गति से हम इसको बोलते हैं। इसको लिखने के लिए मूल स्वर तक बाईं तरफ से स्वरों को लिया जाता है। देखिए ये इसका साइन है इस तरह से रे नि सा ध म प, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें 3 स्वरों को तेज गति से बोला जाता है, जैसे सारे सा रे नि सा, ये एग्जाम्पल दिए हैं। इसका प्रयोग भी टप्पा, ठुमरी और दादरा आदि में किया जाता है। इसके बाद आता है कण। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को छूना, तनिक छूना। मान लो हमें ग गाना है तो हम उससे पहले रे को तनिक छुएंगे,
मान लो रे गाना है तो उससे पहले हम हल्का सा अगर सा को छुएंगे तो ये कर्ण कहलाता है। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को तनिक छूना या स्पर्श करने को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। गाते बजाते समय किसी स्वर का स्पर्श मात्र किया जाता है तो उसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण, ये कर्ण के दो प्रकार बताए गए हैं, पूर्वलगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। पूर्वलगन क्या है? पहले प्रयोग में आता है और अनुलगन बाद में प्रयोग में आता है। ये बाईं तरफ होता है और ये दाईं तरफ होता है। देखिए, मान लो हमें प पे कर्ण लगाना है तो प से पहले वाला स्वर क्या हो गया? म। ग से पहले वाला रे, तो इसको ऊपर लिखेंगे इस तरह से। और अनुलगन में क्या करेंगे? बाद वाला स्वर होता है। प के बाद ध आता है तो इस तरह से लिखा जाएगा, ग के बाद म आता है तो फिर ऊपर लिखा जाएगा। ये पहला वाला स्वर और ये बाद वाला स्वर, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ण स्वर को स्पर्श करके ही स्वर भी कहते हैं, इसको स्पर्श स्वर भी कहते हैं। स्पर्श मीन्स टच करना। ठीक है, इसमें राग में मधुरता आती है। ये आपका कर्ण का टॉपिक था। ये आपका आलाप के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आलाप की परिभाषा और प्रकार क्या है कि आलाप हमारे शास्त्रीय संगीत का मुख्य आधार माना जाता है। संगीत में गायक क्या करता है? जब कोई गीत गजल भजन गाता है तो उससे पहले सीधे नहीं शुरू करता, वो स्वरों को गाता है, तो उसी को ही हम आलाप कहते हैं। आलाप का अर्थ है किसी भी राग के स्वरों को विलंबित लय में गाना, यानी कि विलंबित होता है लंबे समय तक गाना, है ना। तो आलाप से ही क्या होता है? गायक किसी भी राग का स्वरूप जो है प्रस्तुत करता है और स्वरों का विस्तार पूर्वक गाने पर ही उसको हम आलाप कहेंगे। विस्तार पूर्वक मतलब खोल के, बिल्कुल एक्सप्लोर करके, उसको बिल्कुल आराम से, उसको स्वरों को धीरे धीरे गाता है और विलंबित लय में गाता है। धीरे धीरे स्वर एक 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 करके स्वर को गाएगा तो उसकी आवाज़ अच्छी होगी। तो इसलिए आलाप लिए जाते हैं। स्वरों का विस्तार पूर्वक गाने को हम क्या कहते हैं, या बजाने को आलाप कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी राग में वादी संवादी स्वरों को गमक आदि के साथ, यानी कि जितने भी हमने डेफिनेशंस लर्न किए हैं वो हमारे संगीत को अच्छे करने के लिए हैं। तो आलाप जब लिया जाएगा तो आलाप में सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमने डेफिनेशन लर्न किए हैं, उसको वो डालने के प्रयास करता है सिंगर, ताकि हम उसका सिंगिंग जो है अच्छी हो जाए। तो उस राग का आलाप कहा जाता है। आलाप किसी भी राग का दर्पण होता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि हमारा राग कौन सा है। क्योंकि आलाप ही वह माध्यम है जो हमारे समक्ष किसी राग का क्या करते हैं? स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। आलाप के ना दो प्रकार होते हैं, आकार का आलाप और नोम तोम का आलाप। आइए इसके बारे में जानते हैं हम। क्योंकि ये जो आपका आलाप का आता है टॉपिक, ही आपके डेफिनेशंस में आता है। आकार का आलाप क्या होता है? इसमें हम गायक उस राग के स्वरूप को आकार बनाते हैं, जैसे आ करके बोलते हैं ना, जैसे उसको हम उच्चारण करते हैं। और आलाप में क्रिया में केवल स्वर अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। भारतीय संगीत का आवश्यक अंग है ये, क्योंकि इन्हीं से ही गाने को सुंदर मिलता है। ये आलाप में शब्दों के प्रयोग से भाव प्रदर्शन भी किया जाता है। विलंबित ख्याल में और बड़े बड़े ख्याल में इसका प्रयोग होता है। नोम तोम के आलाप में क्या होता है? उसमें ऐसे निरर्थक शब्द दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका प्रयोग रूपक भजन आदि में किया जाता है। और यह जो है आलाप मानव को भक्ति की ओर ले जाता है। अधिकतर ध्रुपद दमारी से में गाए जाते हैं नोम तोम, जैसे देखिए न तन नत नाता, इस तरह से जो है ना, ये पूरे इसमें दिर दिर दाना दाना, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें नोम तोम के आलाप में चार प्रकार होते हैं: स्थायी का आलाप, अंतरे का आलाप, संचारी का आलाप और आभोग का आलाप। ये आपका आलाप का डेफिनेशन थी। अब हम करेंगे तान। तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है और जिसका अर्थ है तानना या फैलाना। तान स्वरों का वह समूह होता है जो राग को विस्तार करता है। देखिए, जो आलाप था वो बहुत ही आराम आराम से गाया जाता है, जबकि तान जो है ना वो बहुत द्रुत गति से, यानी बहुत तेज गति से गाया जाता है। राग के स्वरों को द्रुत गति में, स्वरों और अलंकार में बोलने को हम क्या कहते हैं? तान। जैसे देखिए फटाफट से बोलेंगे, सारे गा म प म ग म प द प म ग रे सा। ये द्रुत गति से फास्ट बोला जाता है ना। जब कोई अलंकार किसी राग के नियमों को बांध कर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें नियम होते हैं और द्रुत गति में होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तान। अब ताने बहुत सारी हैं। शुद्ध तान है, कूट तान है, जिसमें स्वरों का क्रम एक जैसा हो, उसको आरोह अवरोह कहते, एक जैसा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शुद्ध तान कहते हैं। जिसमें स्वरों का क्रम बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सरल तरीके से उसको बोला जाता है ना, सीधा होता है, इसमें कोई हेर फेर नहीं होता, वो होता है आपके शुद्ध तान। कूट तान में क्या है? जिस तान में स्वरों का क्रम
स्पष्ट प्रतीत ना हो, आड़ा टेढ़ा सा हो, है ना, कहीं से कोई भी स्वर उठा लिया जाए, जैसे सारे गारे दापा मापा, ये है आपकी कूटतान। इसके बाद है आपकी मिश्रतान। मिश्रतान में क्या है, जिस ताल में शुद्ध तान हो और कूटतान दोनों को मिला दिया जाता है ना, शुद्ध बिल्कुल सरल होगी, कूट में थोड़ा सा आड़ा टेढ़ी होगी, और मिश्र में हम दोनों को मिला देंगे। खटके की ताल में स्वरों का एक धक्का लगा के स्वरों को बोला जाता है। झटके की ताल में जब तान दुगुन चाल में, यानी एकदम से तो अचानक स्लो चल रही है फिर फास्ट चलने लग जाए, तो वो क्या होगी, झटके की तान। वक्र तान क्या है, यह कूट तान की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें स्वरों का कोई क्रम नहीं होता, कहीं से भी उठा लिया जाता है ना। अचरक तान के होता है जिसमें प्रत्येक दो स्वर एक साथ बोले जाते हैं, जैसे सा सा रे गा गा मा पा पा ना। और सरोग तान में, जिस तान में चार चार स्वर एक जैसे बोले जाते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, पहले वाले स्वर को हटा देते हैं, अगला पकड़ देते हैं, जैसे देखिए सा रे गा मा, फिर रे गा मा पा धा नी, इस तरह से। फिर है लड़त तान। लड़त तान में क्या है, जिस तान में सीधी आड़ी कई प्रकार की लय मिली होती हैं, है ना, इसमें लय की बात है, कभी विलंबित हो गई, कभी द्रुत लय हो गई, उनको मिला लिया जाता है, तो वो लड़त तान कहलाता है। स्पार्ट तान में क्या है, जिस ताल में क्रमानुसार स्वर तेजी से एक साथ चलते हो, फटाफट से बोले जाते हो, उनको स्पार्क तान बोलते हैं हम। गिटकरी तान, दो स्वरों को एक साथ बोलना, है ना, और शीघ्रता से, एक से पीछे दूसरा, दूसरे से पीछे, जैसे नीसा नीसा सारे सारे, ये एक साथ दो दो स्वरों को बोलना, ये क्या कहलाता है हमारा गिटकरी। और फिर जाबड़े की तान, जबड़े की सहायता से बोला जाता है इस तान को। और फिर क्या आएगा, हलक तान, जीभ को अंदर बाहर करके हम बोलते हैं, उसको हम हलक तान बोलते हैं। पलट तान में क्या है, किसी ताल को लेते समय, आरोह अवरोह करते समय लौट आने को पलट जाना कहते हैं, यानी कि एक बार आरोह किया फिर अवरोह किया, या इस तरह से होता है। और फिर बोल तान में क्या है कि बोल तान में स्वरों के साथ साथ उसके बोल भी बोले जाते हैं ना, जैसे गामा रेसा है ना, माधा गापा, इसमें क्या लिख दिया, भजन मन राम, तो स्वरों के साथ बोलों को भी बोला जाता है। तो ये थी आपकी तान। और इसके बाद आएगा आपका मेड़। किसी भी स्वर को दो या तीन चार स्वर तक आगे या पीछे कोमलता सहित ध्वनि को खंडित करना ना हो, उसमें उच्चारण जो है ना अच्छे से हो। मान लो कोई स्वर बोल रहे हैं, उसमें दो तीन स्वरों को हमने इकट्ठा बोलना है, लेकिन हमें ध्यान क्या करना है कि उसकी आवाज़ जो है ना टूटे नहीं बिल्कुल। तो क्या आएगा, किसी भी स्वर से दो या तीन चार स्वरों तक आगे या पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित किए उच्चारण करना क्या कहलाता है, मेड कहलाता है ना। जैसे प ध नि सा, यहाँ पर हम प से हम सा पे अगर हम जाएंगे तो हमारी ध्वनि भी अच्छे से आवाज़ आनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर पंचम स्वर को हम तार सप्तक तक ले जाते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि ध्वनि स्वर भी बोला जाए। उसका साइन क्या होता है, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, आपके पेपर में आता है। अर्धचंद्रकार बोलते हैं। मेड का प्रयोग गाने में और विस्तार में किया जाता है। वीणा के या सितार पर इसका प्रयोग होता है, यानी कि एक स्वर पर उंगली रख के दूसरे स्वर तक पहुंचाया जाता है। और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी आवाज़ जो है ना खंडित ना हो, हमारी टूटे ना। तो ये इसका साइन है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्धचंद्रकार ये आपका साइन है। तो ये आपकी डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताई हैं, आपकी दो दो नंबर की आती हैं। और ये आपका जितनी भी डेफिनेशन है इसमें आपका 6 नंबर के आप इस यूनिट से ले सकते हो। तो आप इसको बड़े ध्यान से करें। अगर आपको पूरा डिटेल में इसको देखना है एक एक डेफिनेशन को, तो वो आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इस चैनल पे हर डेफिनेशन पर बहुत अच्छे से इसकी वीडियो बनाकर आपको दी है, ताकि आप पेपर की तैयारी अच्छे से कर लें। और ये जो वीडियो है ये इस तरह से एक यूनिट की पूरी बनाई है। अगर आपको कुछ भी और समझना हो तो आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। तो इस यूनिट की आप अच्छे से तैयारी करें।